नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। आज हम संपूर्ण इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये प्रश्न विभिन्न वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे या आरआरबी या अन्य किसी ऐसे एग्जाम जिसमें जीके आती है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। इसमें न केवल हमने क्वेश्चंस को शामिल किया है बल्कि हमने नोट्स के लिए भी इंक्लूड किया है और साथ में हमने फिगर्स या फोटोज़ के लिए भी इंक्लूड किया है, जिससे कि आप कम से कम समय में पूरे हिस्ट्री का रिवीजन लगा सकें और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरीके की वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगा, हड़प्पा, चनूदड़ो, लोथल। तो इसका सही आंसर है लोथल। लोथल, ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह है लोथल। यहाँ पर आपको पड़ेगा, ये गुजरात में, ठीक है, ये पड़ेगा लोथल। और यहाँ से कुछ बांट या माप तौल की वस्तुएं प्राप्त हुई, इसलिए ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बांट और माप तौल से परिचित थे। और ये जगह का नाम आपके लिए बताएंगे तो आप बताएंगे लोथल। आप जानते होंगे कि इंडस सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता, इसका समय था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता, चूंकि हड़प्पा इस सभ्यता का खोजा गया पहला नगर था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। और चूंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अर्थवन, श्रेष्ठन। तो इसका जो सही आंसर है, जो वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी जो अध्यापक थे उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक शब्द और पूछा जाता है, श्रेष्ठन। श्रेष्ठन जो है उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों को प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा श्रमण, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि किस प्रकार का मृदभांड यानी कि पॉटरी भारत ने द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हालांकि यूपीएससी तक के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन। तो जो इसका सही आंसर है द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। उसका सही आंसर होगा उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, NBPW। NBPW का मतलब होता है नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, और ये 600 ईसा पूर्व के आसपास पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि सिकंदर महान और पोरस यानी कि जिसे पुरु के नाम से भी जाना जाता था, कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? अर्थात सिकंदर महान और पोरस के सेनाओं के बीच कहाँ पर युद्ध हुआ था? ऑप्शंस हैं रावी, झेलम, सतलज और चिनाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है झेलम। झेलम नदी के किनारे सिकंदर महान और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। इसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि झेलम को हाइडेस्पीस के नाम से पूर्व में जाना जाता था, तो इसे हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 की ओर, कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण को मृत्यु कहा जाता है। ऑप्शंस हैं कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडग्राम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुशीनगर में। चूंकि महात्मा बुद्ध से कई प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की ओर बढ़ते हैं। ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म
ईसा पूर्व 563 में लुम्बिनी और नेपाल में हुआ था। इनका जो निधन है वो ईसा पूर्व 483 यानी कि 563 में से 80 घटा लीजिए अगर आपको ध्यान ना रहे तो, चूंकि महात्मा बुद्ध 80 वर्ष तक जिए थे तो इनका जो महापरिनिर्वाण या मृत्यु कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनकी जीवन साथी या पत्नी का नाम राजकुमारी यशोधरा था और इनके बच्चे का नाम राहुल था। इनके पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम माया देवी था। इनके उत्तराधिकारी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैत्रेय हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विभिन्न एग्जाम्स में अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है महपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। ध्यान दीजिए, पाल वंश में 8वीं शताब्दी में धर्मपाल ने, ध्यान दीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। प्रश्न नंबर 7 देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और शिमुक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अशोक। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। आप जानते होंगे अशोक मौर्य वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक था। ये अपने शिलालेखों के लिए विशेषकर प्रसिद्ध है और विशेषकर 13वें शिलालेख के लिए। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और वहां से इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो सही आंसर है वो है जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 है कि लाल चेर के नाम से वह प्रसिद्ध चेर शासक कौन था जिसने कनंगी या पत्तानी के मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है एलान, कारकल, सेनगुट्टवन, नेदुनजेरल आदन। इसका सही आंसर है सेनगुट्टवन। ध्यान दीजिए, सेनगुट्टवन को लाल चेर के नाम से जाना जाता था। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, एक प्रश्न तो ये हो गया, लाल चेर के नाम से किसे जाना जाता था? तो लाल चेर के नाम से सेनगुट्टवन को जाना जाता था जिसने कनंगी या पत्तानी के मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य है यहाँ पर, विक्रमादित्य और राजा हर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। इनसे संबंधित प्रश्न भी कई बार आते हैं। चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ राज दरबार में नवरत्न रहते थे और इनसे प्रश्न बार बार आते हैं, तो इनके नवरत्नों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनके नवरत्नों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नवरत्न है इनके अमर सिंह, जो कि एक संस्कृत के कोशागार और कवि थे। दूसरे हैं धन्वंतरी, एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये। फिर है कालिदास, कवि और नाटककार थे। कहनपक, जो कि एक ज्योतिषी थे। शंकु एक वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर एक तरीके से। वारामिर एक खगोलविद थे। वररुचि एक व्याकरणिक और संस्कृत के विद्वान थे। बेताल भट्ट एक जादूगर थे। बार बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कवि या ये प्रसिद्ध जो वास्तुकार, खगोलविद, व्याकरणिक या जो भी हैं वो किसके राज दरबार से संबंधित थे। तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11 देखिए कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुमारगुप्त। तो राजा कुमारगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। प्रश्न नंबर 12 देखिए, वाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबार में कवि थे या किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन है विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और कनिष्क। इसका सही आंसर है राजा हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 13 देखिए कि उस शासक यहाँ पर होगा, उस शासक का नाम क्या है जिसने
विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर। तो इसका सही आंसर है राणा कुंभा। लोग राणा रतन सिंह या राणा सांगा में ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जबकि इसका सही आंसर राणा कुंभा है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? तो 11वीं शताब्दी या का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है एक तरीके से जो भुवनेश्वर में स्थित है? ऑप्शंस हैं राजा रानी मंदिर, कंद्रिया महादेव मंदिर, तिरुभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। तो इसका सही आंसर है तिरुभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर का आप नाम ध्यान रखिए, 11वीं शताब्दी का सबसे प्रमुख मंदिर है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शंस है होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत, चंदेल राजपूत। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूतों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था। तो ध्यान रखिए जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण होगा वो हमेशा चंदेला राजपूतों ने करवाया है। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कदम ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने, चेर ने। तो इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट के राजा थे कृष्ण प्रथम। तो राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 17 देखिए। महाबलीपुरम जो कि एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की, चेरों की, पांड्यों की, चालुक्यों की। तो इसका सही आंसर है महाबलीपुरम। ध्यान रखिए पल्लवों की। और पल्लवों की जो राजधानी थी ये भी कई बार पूछी गई है, तो ये कांचीपुरम, ये इनकी राजधानी थी। प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, कुलोत्तुंग प्रथम। इसका सही आंसर है चोल वंश का राजा राजराजा प्रथम जिसने अरब सागर पर भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। प्रश्न नंबर 19 देखिए। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ऑप्शंस है नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक काफूर। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, इनके बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं। नोट्स में देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ध्यान दीजिए, दिल्ली वंश का या दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है या गुलाम वंश का संस्थापक, तब आप कुतुबुद्दीन ऐबक लगाएंगे। ये गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। ध्यान दीजिए, ये एक गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। वर्ष 1206 में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसे तराइन के युद्ध 1192 ईस्वी के बाद भारत में तुर्की सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध 1192 जीतने के बाद तुर्की सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी उसमें उसने वो अपना वापस लौट गया था, लेकिन भारत में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका गुलाम था उसके लिए रख के गया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर घायल होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक दो पॉइंट में और जोड़ दे रहा हूँ। कुतुब मीनार के निर्माण का जो प्रारंभ करवाया था, कुतुब मीनार निर्माण का जो प्रारंभ करवाया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था, और जबकि पूरा कराया वो इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ध्यान दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? दामाद था इल्तुतमिश। वह भी एक तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। जिसकी बेटी रजिया सुल्तान थी, फिर नासिरुद्दीन, और इस तरीके से ये सल्तनत वंश था, जो दिल्ली सल्तनत थी वो आगे बढ़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20 है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में, बड़ौदा में। तो इसका सही आंसर है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य गोदावरी के नदी के आसपास विकसित होने वाला साम्राज्य था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हम्पी। प्रश्न नंबर 21 देखिए।
ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट आप जानते होंगे बहादुर शाह द्वितीय थे, जो 1857 की क्रांति के बाद जिन्हें नेपाल भेज दिया गया था। बहादुर शाह द्वितीय, इनका सरनेम जफर भी है, ठीक है, जफर भी है। और दिल्ली की जो 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष था, उन्होंने दिल्ली की जो राजधानी दिल्ली थी उस पर उन्होंने एक तरीके से नेतृत्व किया था उसका। तो जैसे आगे भी हम पढ़ेंगे। तो अभी पहले हम देखते हैं मुगल सम्राटों का क्रम देखते हैं कि सबसे पहले आया था बाबर। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं से अकबर, और अकबर के बाद आप पढ़ेंगे जहांगीर, और जहांगीर का शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। इसकी हम एक ट्रिक भी देखते हैं याद करने के लिए। ये ट्रिक है विशेषकर जो पढ़ते हैं, ये है भाजी सब्जी। इसे यहाँ से देखिए, भाजी भाजी सब्जी फोर मासाब, ठीक है, भाजी सब्जी फोर मासाब। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो भाजी सब्जी फोर मासाब को याद कर लीजिए। तो बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जी से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से फिर औरंगजेब, फिर बी से बहादुर शाह, जी से यानी कि जे आई से जहांदार शाह, फोर से फर्रुखसियर, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय, और एस एच है ये तो शाह आलम द्वितीय, ए फोर अकबर द्वितीय, और वी फोर बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ये आप ट्रिक याद रखिए और एक दो बार इसको आप अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करके देखिए। यहाँ से एक प्रश्न आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको मिल ही जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, रॉबर्टो डी नोबिली। सही आंसर है इसका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ध्यान दीजिए, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा के बाद जो सबसे ताकतवर जो पुर्तगाली शासक हुआ उसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम से ही जाना जाता है। वास्को डी गामा ने तो सिर्फ खोज की थी, ठीक है, वास्को डी गामा ने 1498 में सिर्फ भारत की खोज की थी, ठीक है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क सबसे शक्तिशाली शासक हुआ एक तरीके से पुर्तगाली शासकों में। प्रश्न नंबर 23 देखिए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस है रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शॉ, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव में आप कंफ्यूज हो सकते हैं चूंकि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछा है, बंगाल का नहीं पूछा है। अगर पूछता कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तब आप रॉबर्ट क्लाइव लगाते, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ पर एक तरीके से मंदिर दिए हुए हैं और किसने निर्माण कराया? एलोरा शक, तो ये गलत है। एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी। इसके बाद महाबलीपुरम राष्ट्रकूटों ने नहीं, पल्लवों ने किया था और पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी जो हमने बताया। और मीनाक्षी मंदिरों का निर्माण पल्लवों ने ना करके पांडवों ने किया था। और खजुराहों का निर्माण, खजुराहों के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों ने किया था जिनकी राजधानी चंदेल थी, खजुराहो थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर कि किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, भारमल, मान सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सवाई जय सिंह। प्रश्न नंबर 26 देखिए कि राज्य हड़प या राज्य क्षय नीति जिसे जब्ती सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं किसके द्वारा लागू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। वारेन हेस्टिंग, कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, डलहौजी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है तो थोड़ा इसके बारे में भी हम देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के जो प्रमुख फैक्ट हैं कि लॉर्ड डलहौजी इन्होंने भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और डाक नेटवर्क की स्थापना की। इनसे संबंधित प्रश्न बहुत बनता है। इसके बाद वुड डिस्पैच 1854 जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम था। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह
56 अधिनियम पारित किया। उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, नीति लागू की। पंजाब का विलय 1849 ईस्वी। महाराजा, चूंकि पंजाब का जब विलय हो गया तो वहाँ के जो महाराजा थे दिलीप सिंह को पेंशन देकर इन्होंने इंग्लैंड भिजवा दिया। और फिर जो सबसे लास्ट में राजहड़प नीति का शिकार हुआ वो था अवध। कुशासन के आधार पर अवध को 1856 में इन्होंने हड़प लिया। तो ये लॉर्ड डलहौजी के प्रमुख कार्य थे। यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? अभी हमने पढ़ा था, सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न नंबर 28 देखिए कि भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित हुई थी या स्थापित किया गया था? ऑप्शन है सूरत, बम्बई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर। सही आंसर है इसका बम्बई। सबसे पहले 1818 में कोलकाता में स्थापित करने की कोशिश की गई लेकिन वो असफल रही। उसके बाद सबसे सफल 1854 में बम्बई में स्थापित की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा बम्बई। इसके बाद देखिए 29 प्रश्न नंबर, किसके द्वारा बंगाल और बिहार में एक तरीके से स्थायी बंदोबस्त या जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान दीजिए, इन्होंने सिविल सेवा की शुरुआत की थी। तो भारत में सबसे पहले सिविल सेवा की शुरुआत करने वाला जो अंग्रेज था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था और यह इन्हें सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। इन्होंने पुलिस व्यवस्था की स्थापना की, जेल्स वगैरह बनाए इन्होंने। और इन्होंने 1793 ईस्वी में बिहार और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं उसे लागू किया था। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर थे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, जिनकी समाधि भारत में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 30 है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेलेजरी, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। 1829 ईस्वी में आप देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, जो कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय की विशेष भूमिका रही थी इसमें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। 31 है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कलकत्ता, मद्रास, सूरत और बंबई। तो इसका सही आंसर है सूरत। 1603 ईस्वी में आप देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले 1603 ईस्वी में सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की? अंग्रेजों ने, हॉलैंड वासियों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने। सही आंसर है आलू की फसल पुर्तगालियों ने शुरू की थी। इसी तरीके से तंबाकू की फसल भी इन्होंने शुरू की थी। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जैसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। 33 देखिए कि सिखों के सैन्य संप्रदाय मिलिट्री सेक्ट खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 34 देखिए कि बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। सही आंसर है महात्मा गांधी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 35 देखिए कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे या इसकी स्थापना किसने की? 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स, ध्यान रखिए सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? ऑप्शन हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हॉर्डिंग। इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया था। इनके कुछ प्रमुख काम थे, एक तो 1905 बंगाल विभाजन को लागू करना, बंगाल विभाजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्नों में, तो एक तो बंगाल विभाजन को लागू करना, दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और साथ ही पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम, पुरातत्व
सर्वेक्षण अधिनियम, पुरातत्व सर्वेक्षण एक्ट, ठीक है, ये भी 1904 में, ठीक है। तो ये 3 काम बहुत इनके प्रसिद्ध रहे। और बंगाल विभाजन जो सबसे ज़्यादा विवादित रहा इनका, तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 37 देखिए कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। श्याम जी है यहाँ पर, श्याम जी, इसे सही कर लीजिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा, भीकाजी कामा, बीजी तिलक, बीडी सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि 1857 को बुक के लेखक बीडी सावरकर हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। इनसे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके लिए भी एक नज़र में हम जरूर देखेंगे। इनसे जो फैक्ट्स लगातार पूछे जाते हैं वो ये हैं कि इन्हें भारत का सबसे वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। संपत्ति का अपवहन सिद्धांत इन्होंने दिया था और 1893 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने फिन्सबरी से चुनाव जीता था। इसके बाद राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे और इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसे राफ्ट गफ्तार के नाम से जाना जाता है। यहाँ से संबंधित प्रश्न हर बार सब किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर हैं, ये उक्ति किसने कही थी। विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिनलिथ को। तो उस समय के जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, उन्होंने महात्मा गांधी के लिए अर्धनंगा फकीर कहा था। प्रश्न नंबर 40 है नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन हैं। तो नील की खेती करने वाले जो थे उनकी व्यथा कथा को नील दर्पण में दर्शाया गया और वो दर्शाया था दीनबंधु मित्र ने। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 41 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। महलनोबिस, दादा भाई नौरोजी, BKRV राव, सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है, जो कि हमने पिछले फैक्ट में पढ़ा था, सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 कि वेदों की ओर लौटो या वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी और इसका जो सही ऑप्शन होगा वापस वेदों की ओर लौटो, वो स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 43 देखिए सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था। गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद। तो इसका सही आंसर है वो है गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 कि देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है या कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है। BR अम्बेडकर, CR दास, BC पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास के लिए देश बंधु के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 45 देखिए कि कौन यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं के संपादक थे। नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। तो जो यंग इंडिया और हरिजन के संपादक हैं वो है महात्मा गांधी। इसके बाद देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी पद किसके साथ संबंधित है या किससे जुड़ा हुआ है। फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, दोनों एक ही बात है। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। सही ऑप्शन होगा तीसरा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 47 है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था। क्या नाम था। दी कलकत्ता क्रॉनिकल, दी कलकत्ता गजट, दी ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, दी बंगाल गजट। तो इसका सही आंसर है दी बंगाल गजट। 1780 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने
बंगाल गजट प्रकाशित किया था, जो कि कोलकाता से प्रकाशित होने वाला था। एशिया का सबसे पहला प्रिंट अखबार द बंगाल गजट था। इसके बाद बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रेरणा का स्रोत बना? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि, पद्म पराग। तो इसका सही आंसर है आनंद मठ। आनंद मठ सन्यासियों के विद्रोह से संबंधित है, सन्यासियों के विद्रोह से संबंधित है। और सन्यासियों का विद्रोह आप जानते होंगे 1770 से 1820 ईस्वी तक चला था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी ने समान रूप से भाग लिया था। और इसी आनंद मठ में जो वर्तमान हमारा आपका राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो इसी पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्य सेन, सुखदेव। तो इसका सही आंसर है सूर्य सेन। प्रश्न नंबर 50 देखिए कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? बीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर है सरदार भगत सिंह। लाहौर षड्यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा हम इसके बारे में जरूर जानेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए कि लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से जुड़ा एक मामला था। इस मामले में इन तीनों को बम विस्फोट और ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी, नाम ध्यान रखिए अधिकारी का, जॉन सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाया था। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 51 है कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। पी मित्रा, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। सही आंसर है इसका लाला हरदयाल। गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य बाबा सोहन सिंह भाकना। हमेशा ध्यान रखिए सबसे फर्स्ट नाम आप इसी को मानेंगे। उसके बाद लाला हरदयाल, फिर पंडित काशीराम मरोली, भाई परमानंद और हरनाम सिंह टुंडलिक थे। गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा, ध्यान दीजिए, अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 1 नवंबर, डेट ध्यान रखिए, 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर में गठित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन, बिरसा मुंडा ने एक विद्रोह का संचालन किया था? पंजाब, छोटा नागपुर, तराई, मणिपुर। सही आंसर है छोटा नागपुर। प्रश्न नंबर 53 देखिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न नंबर 54 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने जो 1857 क्रांति थी उसके विद्रोह का नेतृत्व किया था। इससे संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। 1857 केंद्र और नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता, तो हम इसके लिए अच्छे से देख लेते हैं और यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। देखिए दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, जो यहाँ पहले हमने केंद्र रखे हैं, फिर नेतृत्वकर्ता और जिन्होंने इस क्रांति या इसका दमन किया था विद्रोह का, उसके नाम शामिल है। तो दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय और जॉन निकोलसन ने इसका दमन किया था। फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल और हेनरी लॉरेंस ने इसका दमन किया था। कानपुर से नाना साहेब, सर कॉलिन कैंपबेल ने इसका दमन किया। झांसी और ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और जनरल हीरोज ने इसका दमन किया था। बरेली से खान बहादुर खान, वहीं सर कॉलिन कैंपबेल ने इसका दमन किया। और इलाहाबाद और बनारस मौलवी लियाकत अली खां, तो कर्नल आनसेल ने यहाँ पर दमन किया था। और बिहार से कुंवर सिंह और विलियम टेलर ने यहाँ पर दमन किया था। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से एक प्रश्न हर बार जरूर बनता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 55। 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा के जारी करने के लिए शाही दरबार का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी कि 1857 की जो क्रांति थी वो एक तरीके से अंग्रेजों ने विजित होने के बाद एक शाही दरबार का आयोजन किया गया था। और वो शाही दरबार का आयोजन इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, में आयोजित किया गया था। और ये 1 नवंबर, ध्यान दीजिए, 1 नवंबर 1857 को ये दरबार
आयोजित किया था और यहाँ से इस दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पर सीधे ब्रिटिश शासन लागू कर दिया गया। अब जो नियम भारत में लागू होते थे वो सीधे अब ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए जाने लगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 56 देखिए कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन जो प्रेसिडेंसी में मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला एक तरीके से कौन था? मैककॉर्टनी, एल्फिंटोस और थॉमस मुनरो, जॉन लॉरेंस। इसका सही आंसर है थॉमस मुनरो। ये प्रणालियाँ बार बार पूछी जाती हैं तो इनको भी हम नोट्स के रूप में ज़रूर देखेंगे क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न हर बार बनता है। ध्यान दीजिए, हम रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त तीनों के बारे में देखेंगे। तो सन 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर सर टॉमस मुनरो या कहीं कहीं थॉमस मुनरो भी लिखा होगा ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। कहाँ आरंभ की थी? एक तो सिटी ध्यान रखिए, सन ध्यान रखिए और किसने आरंभ की थी ये भी ध्यान रखिए। ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। दूसरा है राजस्व की जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, ये हॉल्ट मैकेंजी ने और रॉबर्ट मेडिंगवर्ड द्वारा या रॉबर्ट बर्ड ध्यान रख लीजिए द्वारा शुरू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त हम पहले पढ़ ही चुके हैं, इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 बहुत है 22 मार्च 1793 को लागू की गई थी बंगाल और बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57 कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास। इसका सही आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58 कि निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट कहते हैं इसे, विलियम पिट नाम था, लॉर्ड कैनिंग और रॉबर्ट क्लाइव। तो भारत का जो पहला वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग ही था क्योंकि जब 1857 की क्रांति के समय ये भारत का पहला गवर्नर था और गवर्नर का पदनाम बदलकर बाद में 1857 की क्रांति के बाद वायसराय कर दिया गया था। तो पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59 है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अब यहाँ पर हम 1947 की बात कर रहे हैं। लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेपेल, क्लीमेंट एटली। तो सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न नंबर 60 देखिए, यहाँ पर किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? ऑप्शन हैं लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरेन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डफरेन। ध्यान दीजिए कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरेन था। इसके बाद देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हॉर्डिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। इससे संबंधित लॉर्ड रिपन से संबंधित भी प्रश्न हैं, जो एक दो फैक्ट है उनको भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लॉर्ड रिपन था, फर्स्ट यानी कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो था वो लॉर्ड रिपन ने दिया था 1881 और स्थलीय सुशासन 1882 और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 था, इसको समाप्त करने वाला भी जो शासक कहा जाता है एक तरीके से वो लॉर्ड रिपन था और इसको जो लागू किया था वो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। ध्यान रखिए जो प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे WC बनर्जी और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो आप लगाएंगे एनी बेसेंट और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाएं तो आप लगाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न नंबर 63 देखिए कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1813। प्रश्न नंबर 64 देखिए कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की जो पद्धति थी शुरुआत में किसके द्वारा शुरू की गई थी या कौन से एक्ट या अधिनियम के द्वारा शुरू की गई? 1892 का भारत काउंसिल अधिनियम गलत आंसर है।
1909 के मार्ले मिंटो सुधार बिल्कुल सही है। 1909 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार गलत है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ये भी गलत है। ध्यान दीजिए 1937 के मार्ले मिंटो सुधार से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत की गई थी और लॉर्ड मॉर्ले के लिए ध्यान दीजिए जो सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है, इसने ये रूल बना दिया कि हिंदू मेंबर्स का चुनाव सिर्फ हिंदू कैंडिडेट्स या हिंदू लोग ही कर सकते हैं, मुस्लिम मेंबर्स का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स ही कर सकते हैं। फिर आगे इसका और विस्तार हुआ दलितों के लिए और विभिन्न अलग अलग वर्गों के लिए भी 1919 के अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में इसका विस्तार किया गया था। और आगे जाके आप देखेंगे महात्मा गांधी ने इसका बहुत विरोध किया और बहुत सारे इस संबंध में आगे सम्मेलन भी हुए। इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 65 है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1909, 1858। तो इसका सही आंसर है 1935। 1935 अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है और इससे कुछ संबंधित चीजें हर बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इस अधिनियम ने संघीय ढांचे, संघीय शब्द का प्रयोग आए तो आप 1935 जाएंगे, का प्रस्ताव रखा। इस अधिनियम ने संघीय न्यायालय, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इसकी स्थापना की। इसी अधिनियम ने पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था आए तो 1935 और इसी अधिनियम ने सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI 1935 एक्ट की स्थापना की। नंबर 65 है कि युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेराजियो, डेविड हेयर। इसका सही आंसर है हेनरी विवियन डेराजियो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 कि थियोसॉफिल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय स्थापित किया? ध्यान दीजिए 1875 में न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में थियोसॉफिल सोसाइटी की स्थापना हुई और स्थापना की थी मैडम ब्लावत्स्की और एक रूस के थे हेनरी अल्काट। इन्होंने मिलकर 1875 में थियोसॉफिल सोसाइटी की स्थापना की थी आर्य समाज के समय। ठीक है, और इन्होंने अपना पहला मुख्यालय भारत में 1882 में अड़यार में स्थापित किया था। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 68 है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? ध्यान दीजिए 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और यहाँ पर ऑप्शन दिया है केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और आत्माराम पांडुरंग ने जब स्थापना की थी उसके बाद केशव चंद्र सेन ने इन्हें आगे बढ़ाया। तो सही आंसर है यहाँ पर केशव चंद्र सेन। प्रश्न नंबर 69 देखिए कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ईश्वर के अस्तित्व, हिंदुत्व, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, इस्लाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है कि 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे वर्तमान में BHU के नाम से जाना जाता है, में परिवर्तित कर दिया गया। एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी कामा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्तमान में जिन्हें मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में कन्वर्ट किया और जो अब BHU के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए किस वायसराय के काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर है लॉर्ड रिपन। देखिए लॉर्ड रिपन के जो मुख्य फैक्ट हैं जिन्हें हम पहले भी देख चुके हैं, स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882, पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को रद्द करना, जबकि ये लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 72 है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में किस विद्रोह की कथा को आधारभूमि बनाया? तो इसका सही आंसर है, ये पहले ही हम बता चुके हैं, सन्यासी विद्रोह।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 73 है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो इसका सही आंसर है तात्या टोपे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 74 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। इसका सही आंसर है बंबई में हुई थी। जो एक संस्कृत महाविद्यालय था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय करके, वहां पर पहली बैठक हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी के लिए। यहाँ से संबंधित देख लीजिए, इसके लिए यहाँ से प्रश्न बन जाता है क्योंकि 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें 72, ये भी इंपॉर्टेंट है, 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसकी स्थापना में एयू हुम, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, और दादा भाई नौरोजी और दिनसा बाचा ने अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 76, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष। तो जो गर्म दल का पिता माना जाता है वो है बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे 4 नाम ध्यान रखिए, एक तो लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल, और एक अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष। ये लोग जो थे वो गर्म दल से संबंधित थे। अरविंदो घोष बाद में इन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम स्थापित किया। तो ये 4 लोग ध्यान रखिए, ये गर्म दल से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 77 देखिए कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन ने की स्थापना किसने की थी? आरजी भंडारकर ने, बीडी सावरकर ने, सीआर दास ने, सरदार भगत सिंह ने। सही आंसर है बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने 1905 में अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 78 देखिए कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि या सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? दांडी, चंपारण, खेरा, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है चंपारण। 1917 ईस्वी में जब एक प्रथा थी तिनकठिया प्रथा, 1/3 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक कर दिया था। ठीक है, जब 1/3 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक कर दिया था चंपारण बिहार में, तो सबसे पहले यानी कि गांधी जी के अफ्रीका से इंडिया आने के बाद जो सबसे पहले सत्याग्रह किया था वो यही सत्याग्रह था तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध, और 1917 में चंपारण में किया था। राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे, वो इन्हें बिहार लेकर आए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 79 देखिए कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स नामक किसके द्वारा गोली से मारा गया? लाहौर षड्यंत्र केस में हमने पढ़ा था। ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, तो भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है सरदार भगत सिंह। प्रश्न नंबर 80 देखिए, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? तो 1907, 1922, 1931, 1940। तो सही आंसर है 1940। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसका डिटेल में देखते हैं इसे कि प्रस्ताव को सबसे पहले जो इसे पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 कहा जाता है, को पहले लाहौर प्रस्ताव कहा जाता था, जो बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव बना, और 24 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया गया। ये प्रस्ताव सिकंदर हयात खान, नाम ध्यान रखिए, द्वारा तैयार किया गया था, और 23 मार्च 1940 को फजलुल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 82 कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। ध्यान दीजिए 3 रियासतें 1947 के बाद जो अखंड भारत में शामिल नहीं हो रही थी, वो हैदराबाद, कश्मीर और एक जूनागढ़ थी। ठीक है, ये 3 रियासतें थी। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जो कि इसमें पूछा गया है, तो ये ऑप्शन सही होगा। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया, और कश्मीर को एक विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया, और जबकि जूनागढ़ को जूनागढ़ के लिए जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 83 देखिए कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? बंबई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास। तो ये लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया? 1940, 41, 46 और 1942। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बारे में जरूर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इसे, कि ग्वालियर टैंक मैदान जिसे अगस्त क्रांति, ध्यान दीजिए इसे अगस्त क्रांति भी के नाम से या अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, वह जगह है जहां महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को इस आंदोलन का नेता बनाया गया। गांधी जी ने लोगों को नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। नेक्स्ट देखें, प्रश्न नंबर 86 है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942, 1943, 1944, 1945। सही आंसर है 1943। 6 जुलाई 1943 के लिए सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 87 देखिए, 87 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 का क्यों निलंबित किया गया? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण गलत है, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण ये भी गलत है, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण ये भी गलत है, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण बिल्कुल सही है। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है यानी असहयोग आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखते हैं 1920 से 22। 1 अगस्त यहां से देखेंगे कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था और दुर्भाग्यवश इसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो 5 फरवरी 1922 को वर्तमान गोरखपुर यानी चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, उसे आग के हवाले कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 20 पुलिसकर्मी मारे गए। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी थी। तो जो कारण था वो स्पष्ट हो गया, और डेट ध्यान रखिए 1 अगस्त 1920, और इसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। तो अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 के लिए ये कांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध एक सभा पर गोलियां बरसा दी थी। तो इसका सही आंसर होगा पहला, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1930, 1932, 1928, 1931। तो नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था वो 1930। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं कि नमक सत्याग्रह या जिसे दांडी यात्रा कहते हैं 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन का मकसद ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध करना था, और ये सारे कार्य सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले हो रहे थे। इसके बाद शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद प्रश्न नंबर 90 देखिए कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट। तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान दीजिए, गांधी इरविन पैक्ट के असफल यानी कि असफल होने के बाद इसके जस्ट बाद, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का आश्वासन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को दिया गया। प्रश्न नंबर 91 देखिए कि काकोरी ट्रेन कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, वटकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। तो काकोरी ट्रेन कांड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर इसके नायक जो हैं वो रामप्रसाद बिस्मिल हैं, जो कि ये काकोरी ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी के लिए हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है
कि काकोरी कांड 1925, तारीख थी 9 अगस्त 1925। यहाँ शाहजहाँपुर से लखनऊ जा रही गाड़ी नंबर 8 डाउन ट्रेन को लूटा ताकि ब्रिटिश सरकार के खजाने में सेंध लगाई जाए। फांसी, इसमें जो मुख्य लोग थे उनको फांसी की सजा हुई थी, जिसमें थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। जिन्हें काला पानी की सजा दी गई थी उनमें थे सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी। इसके साथ चंद्रशेखर आजाद जो भाग गए थे बाद में अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में एक मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अपनी रिवाल्वर से गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली। तो इस तरीके से ये लोग इस काकोरी कांड में शामिल थे। प्रश्न नंबर 92 देखिए कि निम्न आंदोलन में से किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। सही आंसर है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में सबसे पहले भूख हड़ताल जो की थी महात्मा गांधी ने यहीं पर की थी 1918 में। चंपारण के बाद वाला जो सत्याग्रह के बाद शुरू हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसके बाद देखिए 93 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड एमहेस्ट, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड बेलेसली। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिथगो। ये क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था। इसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन यहाँ पर देख लेते हैं कि क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। ये मिशन ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत से सहयोग पाने के लिए भेजा था। इस मिशन का नेतृत्व युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य जो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। इस यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ था युद्ध, इसका नेतृत्व मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे, युद्ध मंत्रिमंडल था उसके सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। इस मिशन में भारत के लिए डोमिनियन स्थिति का प्रस्ताव लिया गया था जिसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था और ये मिशन इसके फलस्वरूप असफल रहा। इसके बाद देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 95 कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना जो कि 16 मई 1946 के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसके सदस्य थे सर क्रिस्टोफर क्रिप्स। ठीक है, मैं क्रिप्स लिख दे रहा हूं यहाँ पर, सर क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ये सदस्यों के नाम पूछे जाते हैं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सर क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, ये इसके अध्यक्ष थे और सदस्य थे पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों लोग थे और ये कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को भारत आया और इसी के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत। इनमें से कोई नहीं, तो ये शक संवत पर आधारित है जिसे कुषाण वंशीय शासकों ने चलाया था। प्रश्न नंबर 97 देखिए कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक यानी कि जो आर्किटेक्ट है वो कौन था? यानी कि एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टोल टसेल और हार्वर्ड बेकर्स। इसका सही आंसर है एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 निम्न में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? बताना है। चित्रा तो है, कपाल कुंडला यही नहीं है, द कोर्ट डांसर भी है और चित्रांगदा भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो नहीं है वो दूसरी कपाल कुंडला। प्रश्न नंबर 99 देखिए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? ये पत्रिका किसकी थी? गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस.एन. मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो इसका सही आंसर है शिशिर कुमार घोष। आखिरी प्रश्न देखिए इस वीडियो का कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके ने रद्द किया था? तो ये हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी। इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।